नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु और उनके मंडल पर बड़े अच्छे ढंग से बात किया। आज भी हम लोग बात करेंगे और उससे पहले हम लोग अपनी शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो सुमित्रा नंदन की एक पंक्ति जो दिसंबर 2015 नेट की परीक्षा में पूछा गया। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। ध्यान से सुनिए, पुनः सुनिए। यह पंक्ति परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, डॉक्टर बच्चन सिंह की सीरीज को आप लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि अभी तक के मतलब यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चन सिंह को पढ़ा रहा हो। ठीक, तो और देखिए आज का जो पैटर्न है, आधुनिक काल से जो ढेर सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, वो बच्चन सिंह से ही पूछे जा रहे हैं। और ये बच्चन सिंह एक प्रमाणित पुस्तक तौर पे जाना जाता है, जिसे एक गंभीर प्रतियोगी छात्र जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे प्रश्न, ठीक, वो चाहे काव्य की विशेषता से प्रश्न हो या लेखक के जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो, ढेर सारे प्रश्न इस पुस्तक से बनते हैं। अब देखिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। मित्रों, देखिए पहला जो है हम लोगों ने कल तक पढ़ा था कि जो है भारतेंदु का व्यक्तित्व जो है अपना उदारता के कारण, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनके आसपास लेखों का एक खासा मंडल तैयार था। फिर हम लोगों ने पढ़ा भारतेंदु मंडल के लेखक कौन कौन से हैं। हम लोगों ने उनमें प्रेमघन जी को पढ़ा, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा, सुमित्रा और क्षमा चाहेंगे बालकृष्ण भट्ट को पढ़ा, ठाकुर जगमोहन सिंह को पढ़ा, अंबिका दत्त व्यास जी को पढ़ा, राधा चरण गोस्वामी जी को पढ़ा, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को पढ़ा। मित्रों, ये वही मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। जो क्या पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय मंडल में सम्मिलित थे काशीनाथ खत्री, इनसे एक बार नेट में प्रश्न बना हुआ है, ठीक, राधा कृष्णदास आदि प्रमुख है। मित्रों, ये वही राधा कृष्णदास हैं जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपूर्ण नाटक जो सती प्रताप है उसको पूर्ण करने का काम किया। और इनका भारतेंदु से फुफेरे भाई का संबंध था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रिका के सहायक संपादकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, नवीन चंद्र राय जी, राधा कृष्ण आदि का नाम छपता था। मित्रों, ये वही नवीन चंद्र राय हैं जिन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादन किया। और यह प्रश्न बन चुका है, ठीक है, यह प्रश्न बन चुका है आपकी परीक्षा में, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। अब देखिए आज हम लोग अपनी क्लास अब आगे शुरू करने वाले हैं और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है ये। यहाँ ढेर सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि जैसे क्या है, भारतेंदु का एक व्यापक दृष्टिकोण था, ठीक है, और अब उसी की बात चल रही है कि कैसे इनके व्यापक चेतना को पहचाने। तो वही देखिए, अपनी इस व्यापक चेतना के फलस्वरूप उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों, निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन, इतिहास आदि में ढाला। उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया, ठीक। इन लेखों में विषय संबंधी एक रूपता का पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे सभी एक ही विचेतना के सूत्र में बंधे थे, पर अपनी व्यक्ति विशिष्टता के कारण वे एक दूसरे से काफी भिन्न थे। मित्रों, इन सब लाइनों का क्या मतलब है? देखिए सबसे पहले जो है ये बताया गया कि जो हिंदी गद्य है उसके अनेक रूप हैं, आपको पता होगा, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, लघु विधाएं है, ठीक। लेकिन उसमें किस क्षेत्र में काम किया उन्होंने? निबंध, नाटक, उपन्यास, यात्रा वर्णन, ठीक है, व्यापक चेतना को ढाला, ठीक।
उनके सहयोगियों ने भी अपने ढंग से उनका हाथ मजबूत किया। मित्रों, जब आपका एक जो मंडल है, ठीक है, आपके आसपास के लोग आपके ही विचारधारा के हैं, ठीक है, आपका सहयोग करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है, वैसे ही भारतीय हरिश्चंद्र के भी मंडल के लोग जो थे, ठीक, जो उनका सहयोग करते थे। और जब आपका कोई सहयोग करता है तो जाहिर सी बात है, आपके हाथ मजबूत होते हैं, ठीक है। अब देखिए, करण लेखकों में विषय संबंधी एकरूपता का पाया जाना स्वाभाविक है। मित्रों, जब आप एक मानसिकता के हैं तो आपकी लेखनी, आपके पाठ, आप कोई भी लेख तैयार करते हैं तो आपकी मानसिकता उसमें झलकती है, वो समान होगी। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विशिष्टता भी होती है, जैसे श्याम अच्छा खेलता है, राम अच्छा गाना गाता है, वैसे हर एक व्यक्ति में एक व्यक्तिगत विशिष्टता भी होती है जो उसके लेखनी में प्रदर्शित होती है, ठीक। अब देखिए, अब ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। आपसे केवल इतना पूछ ले कि भारतेंदु सही अर्थ में आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे, यह कथन किस लेखक का, किस इतिहास लेखक का है। और वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दे, और डॉक्टर बच्चन सिंह दे दे, राम स्वरूप चतुर्वेदी दे दे, और डॉक्टर नगेंद्र दे दे। तो सोच लीजिए प्रश्न कितना गंभीर होने वाला है, ठीक। किस गाइड में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, किसी गाइड में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। अब देखिए, निबंध तो आधुनिक गद्य की अपनी खास चीज है, ठीक। जैसे कह रहे हैं निबंध क्या है, आधुनिक गद्य की अपनी खास चीज है। और आगे बता रहा है कि कविता और नाटक की अपनी ही परंपरा कमदीर्घ नहीं है, ठीक है। जो कविता नाटक है उसकी जो परंपरा आप देखते हैं तो वो छोटी नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है, ठीक। अब देखिए, उपन्यास कहानी लेखन के मूल में बांग्ला की प्रेरणा हो सकती है, पर निबंध उस समय की व्यक्तिक स्वच्छंदता की देन है जो ऐतिहासिक परिवेश के कारण उत्पन्न हुई थी। मित्रों, जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम हमें एक बात स्पष्ट आती है, जैसे हम परीक्षा गुरु को पढ़ते हैं तो हमें विशेषता बताई जाती है कि अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, ठीक। देखिए, बांग्ला उपन्यास प्रभावित हुए किससे, अंग्रेजी से, ठीक। और हम लोगों ने बांग्ला का कॉपी किया। कहानी में भी आप देखिए, जब आप करते हैं कि इंदुमती कहानी टेम्पेस्ट की छाया पर लिखी गई, तो आपको एक बात स्पष्ट होती है कि इस पे भी अंग्रेजी का प्रभाव, ठीक। तो यह स्पष्ट हो गया कि उपन्यास कहानी हमारी अपनी उपज नहीं है, लेकिन जो निबंध है वो हम लोगों की व्यक्तिक स्वच्छंदता की देन है। तो जाहिर सी बात है, जो अपनी चीज होगी उसमें हम उतने खुले ढंग से अपनी बात रखेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसलिए अपने विचारों और मान्यताओं को जितने खुले और वैचित्रपूर्ण ढंग से उन लोगों ने निबंधों में व्यक्त किया, उतने खुले ढंग से अन्य किसी रचना प्रकार के माध्यम से नहीं। वही बातें, जैसे जो अपनी उपज है, ठीक है, जो अपने घर से निकली हुई बातें हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग डरेंगे नहीं, उसको एकदम स्पष्ट रखेंगे, ठीक। और वही बातें बच्चन सिंह भी कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, मेंशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारतेंदु के पूर्व हिंदी निबंध के नाम पर कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत, परिचय तो मिल जाता है, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता, ठीक है। मतलब जब भारतेंदु जी आते हैं तो साहित्यिक निबंध को भी अपने निबंध में शामिल करते हैं, ठीक। अब देखिए, भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता, सब कुछ के दर्शन होते हैं। अब देखिए, इतना प्रश्न पूछ ले हमसे कि भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता, सब कुछ के दर्शन होते हैं, यह कथन किस लेखक, इतिहास लेखक का है। और उसमें वही विकल्प फिर से डाल दो, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जी। तो सोचिए कितना जो है महत्व रखने वाला प्रश्न तैयार हो जाता है। अब देखिए, निबंध चाहे ऐतिहासिक हो अथवा गवेषणात्मक, सामाजिक हो अथवा यात्रा परक, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है, जो अपनी व्यापकता में संपूर्ण युग चेतना को समेटे हुए हैं, ठीक है। इस लाइन को देखिए, हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि निबंध चाहे वो ऐतिहासिक हो या खोज परक हो, ठीक है। गवेषणात्मक का क्या अर्थ है, अनुसंधान से, ठीक।
खोज परक समझिए, सामाजिक हो अथवा यात्रा परक हो, सर्वत्र उनके व्यक्तित्व की झांकी देखी जा सकती है। ठीक है, निबंध चाहे जिस प्रकार का आप देखेंगे कि भारतेंदु जी के निबंध, ठीक है, कुछ ऐतिहासिक निबंध है, ठीक, तो उन्होंने निबंध को भी कई कैटेगरी में बांट के निबंध लिखा है, ठीक, लेकिन अब जैसे भले बांट दिया लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है वो तो उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकेगा, ठीक। अब देखिए जो अपनी व्यापकता में संपूर्ण चेतना को समेटे हुए है, ठीक, मतलब इतनी व्यापकता होने के बावजूद जो युग चेतना है, ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें उनका जो व्यक्तित्व है उनके निबंधों में मिल रहा है। ये सारी बातें बच्चन सिंह कर रहे हैं। अब देखिए आ रहा अच्छा प्रश्न आ रहा है कि जहां से अगर प्रश्न गलती से बना दिया ना एग्जाम में, तो देखिए गाइड तो एकदम दूर रख दीजिए, फिर दूर हो जाएंगे आप एकदम कंपटीशन से। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अकबर और औरंगजेब का तुलनात्मक निबंध अकबर की ओर उनके झुकाव का द्योतक है, ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अकबर और औरंगजेब का तुलनात्मक निबंध अकबर की ओर उनके झुकाव का द्योतक है। मतलब अकबर और औरंगजेब को आधार बना के वो तुलनात्मक निबंध लिखते हैं मित्रों। और अकबर की ओर जब वो, ठीक है, ज्यादा उनके फेवर में दिखते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो उनके तरफ क्या है, उनके तरफ उनका लगाव है, ठीक है। और इस बात से स्पष्ट हो रहा है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में, अब देखिए ये तो सबको पता है कि ये किसका निबंध है, लेकिन अब इसके विषय वस्तु से पूछ ले मित्रों कि स्वर्ग में विचार सभा के अधिवेशन के विषय वस्तु, अभी देखिए मैं बताता हूँ कैसे। कह रहे हैं मैं स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें केशव चंद्र को अधिक उदाराशय और आत्मनिरपेक्ष बतलाया गया, ठीक। यह भी उनके अधिक उदारवादी और प्रगतिशील होने का ही प्रमाण है। मित्रों देखिए स्वर्ग में विचार सभा में किन दो लोगों की बात की गई, पहले ये स्पष्ट किया जाए। तो आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन का आप नाम सुनते होंगे। तो ये जो किससे जुड़े थे, केशव चंद्र सेन जो है, हाँ, ब्रह्म समाज से जुड़े थे, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से जुड़े थे, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं कि जब इनके संबंध में रिपोर्ट आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रस्तुत करते हैं और जब वहां केशव चंद्र सिंह को अधिक उदारवादी बताते हैं, आत्मनिरपेक्ष बतलाते हैं, तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भारतेंदु जी अधिक उदारवादी और प्रगतिशील होते हैं, वो हैं, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अब देखिए एक प्रश्न हमें ये मिल गया कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन किसका निबंध है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नई चेतना के फलस्वरूप उन्होंने मरणोन्मुखी रूढ़ियों को सर्वत्र झटका दिया। काशी नामक, अब देखिए काशी नामक निबंध में हिंदुओं के अंधविश्वास और अज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश किया। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल परंपरावादी लेखक थे, ठीक है, बल्कि उन्होंने रूढ़ियों को भी आधार बना के उस पर व्यंग किया है। देखिए अब हमसे पूछ ले काशी, अब देखिए अगर उनको टीजीटी पीजीटी के लिए पूछना होगा आसान बना, वो पूछ लेंगे काशी नामक निबंध की रचना किसने की। अब जैसे हम लोग हायर की परीक्षा दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी का भी जो आजकल पैटर्न चल रहा है आपको पता होगा, ठीक। अब हमसे पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुओं के अंधविश्वास और ज्ञान का बुरी तरह पर्दाफाश अपने किस निबंध में किया है, और आपको विकल्प में दिख जाए क्या, काशी, काशी। अब जैसे काशी को हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। देखिए काशी में क्या है, काशी में जो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ठीक। अब देखिए क्या वहां से हम जोड़ के ये सोचे कि कुछ लोगों का जैसे अंधविश्वास हो, ठीक है, हालांकि हम लोगों का तो उनके प्रति आस्था है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे ज्यादा पूजा पाठ हो वहीं पे क्या है ज्यादा अंधविश्वास भी होगा, कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे होंगे, ठीक। तो उसका पर्दाफाश करने का काम किसने किया, आदरणीय भारतेंदु जी ने किया। अब देखिए अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तदी सर्वस्व अस्पृश्यता और बाह्य आडंबर का उद्घाटन करने में किसी तरह कोर कसर नहीं करता, ठीक है। मतलब अब देखिए आपसे पूछ ले कि भारतेंदु जी के किस निबंध में अस्पृश्यता को उजागर करने का काम किया गया, ठीक है, तो तदी सर्वस्व में किया गया, किसमें किया गया, तदी सर्वस्व में किया गया। आपसे केवल इतना पूछ ले तदी सर्वस्व किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक। अब देखिए
अब ऐसे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है भारतीय संविधान में। ध्यान रख सकते हैं, यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, बलिया के व्याख्यान में उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया। मतलब बलिया में जो व्याख्यान दिया, आपको पता होगा बलिया का प्रसिद्ध बदरी का मेला 1884 ईस्वी में। यह भी प्रश्न बना है कि यह मेला कहाँ लगा, यह भी प्रश्न बना है यह व्याख्यान कब हुआ, 1884 में। ठीक है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहे हैं उन्होंने मुसलमानों की संकीर्णता पर वहां विचार किया। ठीक, अब हमसे पूछ ले कि किस व्याख्यान में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने मुसलमानों की संकीर्णताओं पर भी गहरा प्रहार किया है। ठीक, तो हमें उत्तर मिल गया तुरंत की बलिया के व्याख्यान में। अब देखिए, यात्रा वर्णन के बीच बीच जहां कहीं उन्हें अवकाश मिला है, रूढ़ियों पर चोट करने से बाज नहीं आए। ठीक है, मतलब हमको पता है यात्रा के केंद्र में भी कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। जब हम उनकी बलिया की यात्रा को पढ़ते हैं, हम मेहदावल की यात्रा को पढ़ते हैं, ठीक है, हम जगन्नाथपुरी की यात्रा को पढ़ते हैं मित्रों, लखनऊ की यात्रा को पढ़ते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र न केवल निबंध के जनक के रूप में, बल्कि जो है आप देखेंगे कि यात्रा के केंद्र में भी वो व्यक्ति है, यात्रा वृत्त के केंद्र में भी वह है। अब देखिए, एक व्यक्ति का पिता पानी में डूब कर मर गया, पंडित जी ने जिस मंत्र से पिंडा कराया उसका उल्लेख भारती जी ने यूं किया, आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत। ठीक है, तहां पर गए गाय को चले बुझ बुला देत, धर दे पिंडवा। ठीक है, अब देखिए, अब इस मंत्र को दे दे, ठीक है, और कह दे कि किस व्यक्ति ने या किस लेखक ने जो है इस मंत्र का उल्लेख किया, क्या, आर गंगा पार गंगा बीच में पड़ गई रेत, तहां पर गए गाय को चले बुझ बुला देत, धर दे पिंडवा। ठीक है, अब देखिए, सवै जाति गोपाल की, अब देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण कि सवै जात गोपाल की शीर्षक से ही जाति पात के विभेद का विरोध किया। मित्रों, जब हम देखते हैं कि, ठीक है, अब आइए हम लोग रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने पढ़ा कि तदीय सर्वस्व में अस्पृश्यता को उजागर किया। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि सवै जात गोपाल में जात पात के विभेद को व्यक्त किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन में दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन को अधिक उदारवादी बताने का काम भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया। मित्रों, यस, निबंध के नाम के साथ साथ इसकी विषय वस्तु भी हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए नौकरी पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि अपने, ठीक है, अपने देशवासियों के अज्ञान, संकीर्णता आदि की ओर भर्त्सना करते हुए वे उन्हें जगाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अपने देशवासियों की अज्ञानता की बात करते हैं, संकीर्णता की बात करते हैं और उस पर घोर भर्त्सना भी करते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई जग जाओ। अब देखिए, जैसे कैसे कि भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में वे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, अगर जैसे कोई प्रामाणिक लेखक किसी पंक्ति को और किसी उनकी रचनाओं से अपने इतिहास ग्रंथ में प्रस्तुत कर रहा है, तो मित्रों ये बात समझिए कि यह पंक्ति परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कभी भी पूछी जा सकती है। तो क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, इनसे इतना कह दीजिए का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, यह कार्य स्वयं भारतेंदु कर रहे थे। ठीक है, अब हमें यहाँ से पंक्ति देखिए, जैसे वो ये चीज है ना कि भारतेंदु जी बता रहे हैं कि अगर भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को एक सही दिशा देने वाला कोई व्यक्ति हो तो यह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को उनका बल कैसे याद कराया गया, ठीक है, उनको याद कराए राम जी की भाई तुम बलवान हो। ठीक है, तो हनुमान जी को समझ में आया कि हाँ बलवान, तो उसी तरह जो है हिंदुस्तानी लोग भी हैं, उन्होंने उसी में आगे कहा है, अभी अभी महत्वपूर्ण क्या, कि जो लोग अपने देश को देश हितैषी लगाते हो, ठीक है,
क्या जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। ठीक, देखा देखी थोड़े दिनों में सब हो जाएगा। जब तक 100-200 आदमी बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं कहे जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। मित्रों, ऐसी ये पंक्तियां जैसे लिख रहा है आज आज कोई तत्कालीन लेखक, ऐसा लग रहा है कि वो लिख के गए हैं इन पंक्तियों को। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूरदर्शिता कितनी थी उस समय। तत्कालीन परिस्थितियों पर वे किस प्रकार व्यंग करते हैं, इन सब बातों से आपको इतनी बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं, इतनी बातें तो तय हो जाती हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कोई परंपरावादी लेखक नहीं थे। उन्होंने उन्होंने जातिवाद का, अस्पृश्यता का, स्त्री शिक्षा का, ठीक है, स्त्री शिक्षा का पक्ष लिया, जातिवाद अस्पृश्यता का विरोध किया। मित्रों, वो अपने निबंध में यह कहते हैं कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने को सुख का होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस कर उठो। ठीक है, अपने देश के लिए आप अगर बताते हैं कि मैं देश हितैषी हूँ तो सबसे पहले क्या है, अपने सुख को जलाइए, अपने सुख को समाप्त करिए और क्या करिए, धन और मान के साथ बलिदान के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और ऐसे ही अगर 2-4 व्यक्ति होंगे ना मित्रों, तो ऐसे ही देखा देखी में क्या है, कई लोग आएंगे। और ठीक है, और जब कई लोग आएंगे 200-300 आदमी बदनाम होंगे, कुछ दरिद्र होंगे, ठीक है, कुछ जात से बाहर निकाले जाएंगे, कुछ जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र नहीं जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक देश, ठीक है, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वस्तुतः यह सुधार की बात नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। मित्रों, कह रहे हैं कि ये कुछ सुधार की बात नहीं है, ऐसा कि ये कुछ बातें जो है केवल भौकाल के लिए बात की जा रही नहीं, ये एक सामाजिक सुधार है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है तत्कालीन परिस्थितियों में। अब देखिए, देश की गरीबी, कर क्लेश, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख तो उन्होंने जगह जगह किया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या उन्होंने कहते हैं जातीय संगीत नामक निबंध में पुस्तक लिखने के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया है। अब देखिए एक इस बात और स्पष्ट हो गई मित्रों कि जातीय संगीत किसका निबंध है। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि जातीय संगीत निबंध किसका है, आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, उन्होंने क्या किया इसमें, तो उन्होंने इस नामक निबंध में क्या किया, भारतीय संगीत नामक निबंध में पुस्तक लिखने के लिए अनेक विषयों का निर्देश किया है। ठीक, जो तत्कालीन जागरूकता का प्रमाण है। बाल निकेतन, जन्मपत्री की विधि, बालकों की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन, स्वधर्म चिंता, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, फूट, बैर, मैत्री और ऐक्य, बहुजातित्व और बहुभक्तित्व, योग्य पूर्वज आर्यों की स्तुति, जन्मभूमि, आलस्य और संतोष, व्यापार की उन्नति, नशा, अदालत की वस्तु, हिंदुस्तानियों को व्यवहार करना, भारत के दुर्भाग्य का वर्णन। ठीक है, ये विषय स्वयं भारतेंदु की चतुर्मुखी जागरूकता के परिचायक हैं। इनमें से कुछ विषय शिक्षात्मक हैं, पर अधिकांश जन्मभूमि और उनकी समस्याओं से संबद्ध हैं। सच पूछिए तो भारतेंदु के निबंध, नाटक, काव्य की सभी कुछ इन्हीं विषयों को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, अतः वे सुदृढ़ हैं। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अपनी बात रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।